Hello everyone, in this video we will discuss what are the essentials of tort. We all know that a tort is a civil wrong that arises when a person violates a legal duty and causes harm to another person. However, every harm or loss is not a tort. For a tort to exist, certain essential elements must be present. These essential help the court to determine whether the defendant is legally liable or not. मतलब टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जब कोई व्यक्ति अपने कानूनी कर्तव्य का उल्लंघन करता है और दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, तब टॉर्ट होता है। लेकिन हर नुकसान टॉर्ट नहीं होता। टॉर्ट को साबित करने के लिए कुछ ज़रूरी एसेंशियल्स का होना ज़रूरी है और इन्हीं एसेंशियल्स के आधार पर कोर्ट ये तय करता है कि डिफेंडेंट जिम्मेदार है या नहीं है। तो सबसे पहला एसेंशियल है रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन। इसका मतलब कि किसी कानूनी कर्तव्य का पालन ना करना। मतलब द फर्स्ट एसेंशियल ऑफ टॉर्ट इज दैट द डिफेंडेंट मस्ट कमिट ए रॉन्गफुल एक्ट और फेल टू परफॉर्म अ लीगल ड्यूटी। A person living in society owes certain duties to others. When he breaks those duties and causes harm, tort liability may arise. मतलब टॉर्ट का जो पहला एसेंशियल है कि प्रतिवादी या डिफेंडेंट कोई गलत काम किया हो या ऐसा काम ना किया हो जिसे करना उसका कानूनी कर्तव्य था। समाज में रहने वाला हर व्यक्ति दूसरे के प्रति कुछ जिम्मेदारी रखता है। जब वो इन जिम्मेदारियों का उल्लंघन करता है और किसी को नुकसान पहुंचाता है, तब टॉर्ट की जो जिम्मेदारी है वो उत्पन्न हो सकती है। आइए समझते हैं एक आसान एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल, ये ड्राइवर यूजेस हिज मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग एंड हिट्स अ पेडेस्ट्रियन। इसका मतलब कि कोई ड्राइवर गाड़ी चलाते समय मोबाइल फ़ोन का यूज़ करता है और एक पर्सन के साथ टक्कर मार देता है, तो दिस इज केयरलेस बिहेवियर इज़ अ रॉन्गफुल एक्ट। तो ये जो लापरवाही है एक रॉन्गफुल एक्ट है। इस पे एक मशहूर केस है जिसका नाम है डोंगयू वर्सेस स्टीवेंसन 1932। तो आइए इस केस का फैक्ट्स क्या था कि डोंगयू वेंट टू अ कैफे विथ हर फ्रेंड bought a bottle of ginger beer for her. The bottle was dark, so the contents inside could not be seen. After drinking part of the ginger beer, Mr. Dongyu found a decomposed smell inside the bottle. Because of this, she became seriously ill. So, question is, there was no direct contract between Mr. Dongyu and the manufacturer Stevenson. मतलब इस केस में क्या है, जो डोंग्यू था वो अपने एक मित्र के साथ या फ्रेंड के साथ एक कैफ़े गई थी। उनके मित्र ने उनके लिए जिंजर बियर खरीदी। बोतल का रंग गहरा था, इसलिए अंदर क्या है ये दिखाई नहीं देता था। कुछ पीने के बाद डोंग्यू को बोतल के अंदर एक सड़ा हुआ घोंघा मिला, मतलब स्नेल मिला। इसे पीने के कारण वो गंभीर रूप से बीमार हो गया। डोंग्यू और निर्माता स्टीफन के बीच कोई सीधा अनुबंध नहीं था। मतलब ये जो बोतल था उसका फ्रेंड ने खरीदा। तो क्वेश्चन यहाँ पे अराइज हुआ कि वाज द मैन्युफैक्चरर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंज्यूमर्स इंजरी। मतलब क्या जो मैन्युफैक्चरर है वो उपभोक्ता को हुई हानि के लिए जिम्मेदार होगा। तो द हाउस ऑफ लॉर्ड्स का मतलब जो जजमेंट ब्रिटेन में रहता है कि द मैन्युफैक्चरर ओड अ ड्यूटी ऑफ केयर टू कंज्यूमर्स, देयरफॉर द स्टीवेंसन वाज लायबल फॉर नेग्लिजेंस। मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने कहा कि जो मैन्युफैक्चरर का है जो उसके कस्टमर के प्रति एक ड्यूटी है, इसीलिए यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर स्टीवेंसन है लापरवाही के लिए जिम्मेदार हुआ है, लीगली लायबल हुआ। तो इस केस से क्या प्रिंसिपल हुआ, ये पर्सन मस्ट टेक रीजनेबल केयर टू अवॉइड हार्मिंग अदर्स। मतलब हर व्यक्ति को दूसरे को नुकसान पहुँचाने से बचने के लिए उचित सावधानी बरतनी चाहिए। आइए जानते हैं द सेकंड मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टॉर्ट इज वायोलेशन ऑफ लीगल राइट, यानी लीगल राइट को वायोलेट करना। तो द सेकंड एसेंशियल ऑफ टॉर्ट इज वायोलेशन ऑफ लीगल राइट। टॉर्ट लॉ प्रोटेक्ट्स लीगल राइट्स, नॉट मेनली मोरल और सोशल राइट्स। मतलब टॉर्ट का जो दूसरा एसेंशियल है कि किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन करना या उसको वायोलेट करना। टॉर्ट कानून केवल कानूनी अधिकार की रक्षा करता है, ना नैतिक या सामाजिक अधिकारों की नहीं। मतलब अगर इफ समवन इंटर्स योर प्रॉपर्टी विदाउट योर परमिशन, योर लीगल राइट ओवर दैट प्रॉपर्टी इज वायोलेटेड। मतलब अगर कोई व्यक्ति या पर्सन आपके
कंसेंट के बिना या आपके अनुमति के बिना आपके ज़मीन या घर में प्रवेश करता है तो आपके संपत्ति संबंधी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है। तो ये टॉर्ट हुआ। इसके ऊपर एक इंपॉर्टेंट केस है एसबी वर्सेस वाइट 1703। तो इस केस का फैक्ट है एसबी वाज अ क्वालिफाइड वोटर ड्यूरिंग एन इलेक्शन वाइट द इलेक्शन ऑफिसर रॉन्गली रिफ्यूज्ड टू अलाउ हिम टू वोट ऑल्दो एसबी कुड नॉट वोट द कैंडिडेट ही वांटेड टू सपोर्ट स्टिल वन द इलेक्शन। मतलब एसबी वर्सेस वाइट के केस में क्या होता है, एसबी एक क्वालिफाइड वोटर था, इलेक्शन के समय उसको एक ऑफिसर ने गलत तरीके से वोट देने से रोक दिया। हालांकि एसबी वोट नहीं दे पाया, फिर भी जो उसके कैंडिडेट को वोट वो देना चाहता था वो चुनाव जीत गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये हुआ, क्या एसबी क्लेम डैमेजेस इवन दो ही सफर्ड नो फाइनेंशियल लॉस। मतलब क्या एसबी यहाँ पे कंपनसेशन मांग सकता है जबकि उसका कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ। तो जजमेंट आया कि द इंग्लिश कोर्ट हेल्ड दैट एसबी's लीगल राइट टू वोट हैड बीन वायलेटेड। मतलब देयरफॉर द ही वॉज इंटाइटल्ड टू डैमेज। मतलब न्यायालय और कोर्ट ने कहा कि एसबी के मतदान के कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसलिए वो हर जाने पाने का हकदार है। तो इससे क्या प्रिंसिपल हुआ कि इंजरी या साइन डैमेज, मतलब इंजरी विदाउट डैमेज, वायलेशन ऑफ अ लीगल राइट विदाउट एक्चुअल फाइनेंशियल लॉस। मतलब आर्थिक नुकसान ना होने पर भी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होना, ये भी एक टॉर्ट है। उसके बाद 3 नंबर जो एसेंशियल्स है वो लीगल डैमेज। देयर मस्ट बी लीगल डैमेज, मेयर फाइनेंशियल लॉस इज नॉट इनफ। मतलब द प्लेंटिफ मस्ट शो दैट अ लीगल राइट हैज बीन इनफ्रिंज। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कानूनी डैमेज होना चाहिए, केवल आर्थिक नुकसान पर्याप्त नहीं है। वादी को ये जो वादी है वो को ये साबित करना होगा कि उसके किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन हुआ, तभी टॉर्ट होगा। इस पर एक इम्पोर्टेंट केस है ग्लूकोस्टर ग्रामर स्कूल केस। इस केस का फैक्ट क्या है कि ए टीचर ओपन ए न्यू स्कूल नियर अनदर स्कूल एंड चार्ज लोअर फीस। मैनी स्टूडेंट्स लेफ्ट द ओल्ड स्कूल एंड जॉइन द न्यू वन। एज अ रिजल्ट द ओल्ड स्कूल सफर्ड फिनेंशियल लॉस। मतलब इस केस में क्या है कि एक टीचर ने एक स्कूल के सामने दूसरे स्कूल खोला और कम फीस ली। इसके कारण जो स्टूडेंट्स थे अपने पुराने स्कूल को छोड़कर नए स्कूल में चले गए। इससे जो पुराना स्कूल था उसको आर्थिक या फिनेंशियल नुकसान हुआ। तो यहाँ पे इशू ये हुआ कोर्ट के समय, कैन अ पर्सन शू मेरली बिकॉज ही सफर्ड फिनेंशियल लॉस। मतलब क्या केवल आर्थिक नुकसान होने पर उस पर केस फाइल किया जा सकता है। तो इंग्लिश कोर्ट ने जजमेंट दिया कि द कोर्ट हेल्ड दैट कंपटीशन इज नॉट इलीगल, नॉट लीगल राइट ऑफ द ओल्ड स्कूल वाज वायलेटेड। मतलब कोर्ट ने कहा कि जो कंपटीशन करना वो गलत बात नहीं है, यहाँ पे जो पुराना स्कूल था उसका तो कोई कानूनी अधिकार का कोई वायलेशन ही नहीं हुआ, तो ही वाज नॉट लायबल। तो प्रिंसिपल ये क्या हुआ कि डैमनम साइन इंजरिया एक्ट, मतलब डैमेज विदाउट इंजरी, वास्तविक नुकसान लेकिन किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन। यहाँ पे कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ। और चलते हैं नेक्स्ट एसेंशियल कॉशन, मतलब नुकसान गलत कार्य के बीच सीधा संबंध। इंग्लिश द प्लेंटिफ मस्ट प्रूव दैट द डैमेज वाज कॉज्ड बाय द डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल एक्ट। देयर मस्ट बी ए डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन द एक्ट एंड द इंजरी। मतलब जो डिफेंडेंट है उसको ये साबित करना, प्लेंटिफ को ये साबित करना होगा कि नुकसान डिफेंडेंट के गलत कार्य के कारण हुआ है। गलत काम और जो नुकसान के बीच सीधा संबंध होना चाहिए। मतलब डिफेंडर और प्लेंटिफ के कोई दूसरा नहीं हो। मतलब कि ए फैक्ट्री रिलीजेस पॉइजनियस केमिकल्स इनटू ए रिवर एंड नियर बाय रेसिडेंट्स बिकम सिक। मतलब इस एग्जाम्पल का मतलब यह है कि एक फैक्ट्री नदी में जहरीला रसायन छोड़ता है और आसपास के लोग बीमार हो जाते हैं। तो द इलनेस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द फैक्ट्रीज एक्ट। मतलब यहाँ पे जो बीमारी होता है वो किसके कारण होता है, जो फैक्ट्री जो गैस छोड़ता है उसके लिए। इसके ऊपर एक इम्पोर्टेंट केस है टैंकशिप यूके लिमिटेड वर्सेस मॉड्स डॉक्स एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड 1961। तो इस केस में क्या बोला गया है कि ए शिप नेग्लिजेंटली रिलीज ऑयल इनटू सिडनी हार्बर। द ऑयल स्प्रेड अक्रॉस द वाटर, लेटर स्पार्क्स फ्रॉम वेल्डिंग वर्क इग्नाइटेड द ऑयल एंड कॉज अ लार्ज फायर। मतलब इस केस में क्या हुआ था कि एक जहाज ने अपने लापरवाही से सिडनी हार्बर में तेल छोड़ दिया, तेल पानी पर फैल गया, बाद में वेल्डिंग की चिंगारियों से तेल में आग लग गई और भारी नुकसान हुआ।
तो इस केस में इशू ये हुआ कि शुड द डिफेंडेंट बी लायबल फॉर ऑल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ हिज एक्ट, क्या यहाँ पे जो डिफेंडेंट है या प्रतिवादी है अपने कार्य के सभी परिणामों के लिए जिम्मेदार होगा। तो द कोर्ट हेल्ड दैट ए पर्सन इज लायबल ओनली फॉर डैमेज दैट इज रीजनेबली फोर्सेबल, मतलब कोर्ट ने कहा कि व्यक्ति केवल उसी नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा जिसका पहले से अनुमान लगाया जा सकता था। तो इससे प्रिंसिपल क्या हुआ कि फोर्सेबल डैमेजेस रिकवरेबल, रिमोट डैमेजेस नॉट, मतलब जिस नुकसान का अनुमान लगाया जा सकता है उसकी ही भरपाई होगी, बहुत दूर की या किसी अप्रत्याशित क्षति की नहीं। और नंबर 5 जो लीगल रेमेडी है, लीगल रेमेडी कानूनी अधिकार का उपलब्ध होना, मतलब द लॉ मस्ट प्रोवाइड ए रेमेडी व्हेन अ लीगल राइट इज वायलेटेड। दिस प्रिंसिपल इज एक्सप्रेस्ड बाय द मैक्सिम यूबी जिस इबी रिमेडियम, जिसको हम लोग पहले पढ़ते हैं, वेयर देयर इज अ राइट, जब किसी कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो कानून का उसका उपचार देना चाहिए। ये सिद्धांत यूबी जिस इबी रिमेडियम में व्यक्त किया गया है। इसका मतलब है कि वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, मतलब जहाँ राइट है वहाँ रेमेडी है। इस पे एक इम्पोर्टेंट केस लो है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1985। इस केस में क्या हुआ कि भीम सिंह वाज अ मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, द पुलिस इलीगली अरेस्टेड हिम एंड प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम अटेंडिंग द असेंबली। इसमें क्या हुआ कि जो भीम सिंह था एक विधायक था, एमएलए था, पुलिस ने उन्हें रॉन्गफुली या अवैध रूप से गिरफ्तार कर लिया और विधानसभा की बैठक में भाग लेने से रोक लिया। तो इसमें इशू क्या हुआ कि शुड ए पर्सन रिसीव कंपनसेशन व्हेन हिज लीगल राइट्स आर वायलेटेड बाय पब्लिक अथॉरिटीज, मतलब क्या सरकारी अधिकारियों द्वारा अधिकार का उल्लंघन होना पर व्यक्ति को कंपनसेशन मिलनी चाहिए। तो द इंग्लिश कोर्ट ने जजमेंट दिया कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट भीम सिंह's राइट्स हैड बीन वायलेटेड एंड अवॉर्डेड हिम कंपनसेशन। मतलब क्या इसमें क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भीम सिंह का तो अधिकार का उल्लंघन हुआ है, इसलिए उन्हें कंपनसेशन दी जानी चाहिए। तो इससे क्या समझे हम लोग कि एवरी वायोलेशन ऑफ अ लीगल राइट शुड बी फॉलोड बाय एन इफेक्टिव रेमेडी, मतलब किसी भी कानूनी अधिकार के उल्लंघन पर प्रभावी उपचार मिलना चाहिए। तो एट द एंड हम लोग कंक्लूजन में देयर आर 5 एसेंशियल्स ऑफ टॉर्ट आर नंबर 1 wrongful act or omission, नंबर 2 violation of legal right, नंबर 3 legal damage, नंबर 4 caution and नंबर 5 legal remedy। मतलब टॉर्ट के 5 एसेंशियल है। एक नंबर गलत कार्य या चूक या कानूनी अधिकार का उल्लंघन, कानूनी क्षति का संबंध और कानूनी उपचार। हम लोग इसको इजी फॉर्मूला बोलते हैं wrongful act प्लस violation of legal right प्लस legal damage प्लस caution प्लस legal remedy। थैंक यू। In next video we will discuss injuria sine damnum and damnum sine injuria. Thank you everyone.